गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे बीएससी भाग तृतीय की छात्राओं का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आपके द्वितीय प्रश्न पत्र इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल की बात की थी। आज हम जल चक्र या वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि जल प्रकृति का बहुत महत्वपूर्ण घटक है और ये जीवन के लिए आवश्यक है। जल का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि प्रोटोप्लाज्म का लगभग 80% भाग 80% जल ही होता है, अर्थात समस्त जितना भी जीवधारियों का प्रोटोप्लाज्म है उसका 80% भाग जल है, 80%। इसी प्रकार जल का महत्व इससे देख सकते हैं कि जल पृथ्वी पर सबसे बड़ा सॉल्वेंट या विलायक है। विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं जो शरीर में होती हैं वो जल पर आधारित होती हैं। लिविंग सिस्टम के अलावा नॉन लिविंग सिस्टम में भी अगर देखें तो जल पृथ्वी पर सबसे बड़ा टेम्परेचर रेगुलेटर है, तापमान का नियामक है। सूर्य से बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है, लेकिन जल की विशेषता है कि इसकी लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा बहुत अधिक होती है। 1 ग्राम जल को अगर बर्फ़ से पिघलाना चाहें, पानी में बदलना चाहें तो 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर 1 ग्राम जल को पानी से वाष्प में बदलना चाहें तो 536 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अर्थात सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को बहुत बड़ी मात्रा में ये जल अपने में समाहित रखता है और इस तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ये बचाता है, पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ने देता है। तो जल का ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है तापमान नियंत्रण में, और दूसरा जैविक क्रियाओं में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जल का चक्रण होता है, साइकिलिंग होती है। तो देखते हैं कैसे जल चक्र काम करता है। पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर में जल वाष्प के रूप में उपस्थित होता है। ये जल वाष्प मुख्य रूप से 4 प्रकार से पृथ्वी पर वापस पहुंचती है वातावरण से। पहला है रेनफॉल, अर्थात उस जल वाष्प से क्लाउड या बादल बनते हैं और बादल बरसते हैं। दूसरा है स्नोफॉल, बर्फ़ का गिरना, वही वाष्प बर्फ़ के रूप में पृथ्वी पर आता है। तीसरा है स्लीट या हिमपात, ओले पड़ना, वो जलवाष्प, वातावरण का जलवाष्प ओले के रूप में पृथ्वी पर आता है। और चौथा है ड्यू या ओस के रूप में, ओस के रूप में ये जलवाष्प पृथ्वी पर आता है। तो ये 4 तरीके आप देखेंगे, बरसात, हिमपात या ओले के रूप में, स्लीट के रूप में, या ड्यू के रूप में, ओस के रूप में। अब पृथ्वी पर आने के बाद इस जल का क्या उपयोग होता है? सबसे पहला ये सॉइल में पहुंचता है। सॉइल से इसको विभिन्न पादप ग्रहण करते हैं, प्लांट्स लेते हैं। प्लांट्स में ये प्रोटोप्लाज्म के रूप में और मेटाबॉलिक क्रियाओं के रूप में उपयोग होता है, और इसका काफ़ी भाग ट्रांसपायरेशन के द्वारा फिर से वातावरण में चला जाता है। इवापोरेशन होकर के फिर से वातावरण में चला जाता है। जो जल प्रोटोप्लाज्म के रूप में इकट्ठा हुआ पौधों में, वो फूड चेन में होता हुआ कंज्यूमर्स में पहुंचता है।
अब एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स, एक तो वो जल प्राप्त कर रहे हैं जो पौधों ने प्रोटोप्लाज्म के रूप में इकट्ठा किया था। दूसरा, एनिमल्स सीधे भी ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, पानी को पीते हैं। वो पानी जो इवापोरेशन, जो रेनफॉल के रूप में या ग्लेशियर से छनता हुआ नदियों के रूप में या अन्य तरीक़ों से पृथ्वी पर आया था, उसको सीधे पीने में उपयोग करते हैं। और यहाँ भी बॉडी से जल श्वसन क्रियाओं में या अन्य क्रियाओं में इवेपोरेट होकर के फिर से वातावरण में पहुंच जाता है। तीसरा, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जल का उपयोग अपने पीने के अलावा अन्य विभिन्न क्रियाओं में करता है, दैनंदिन क्रियाओं में। ये जल पुनः उपयोग के बाद कुछ तो ड्रेनेज आदि से होता हुआ फिर से नदियों में पहुंच जाता है। तीसरी बात, जो प्रकृति का जल, वातावरण का जल वर्षा के रूप में या स्नोफॉल के रूप में या ओला के रूप में या ड्यू के रूप में पृथ्वी पर आया था, ये यहाँ मैंने बताया था कि कुछ तो सॉइल में चला जाता है, कुछ लेक्स में या रिवर्स में चला जाता है। तो जो सॉइल में गया था उसका कुछ हिस्सा छन करके और नीचे चला जाता है, जिसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर के रूप में नीचे इकट्ठा हो जाता है। इस जल को फिर से हम लोग पंप के द्वारा या कुएं के रूप में निकालते हैं और इनको भी हम कृषि तथा दैनंदिन कार्यों में उपयोग में ले लेते हैं। तो ये स्टोरेज वाटर है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये भी पुनः उपयोग में लिया जाता है कुएं के द्वारा या पंप के द्वारा। बहुत सारा जल नदियों में पहुंच जाता है और नदियों से होता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है। कुछ जल झील, तालाब, पोखरों आदि में एकत्र हो जाता है। जो जल झील, तालाब, पोखर, नदी आदि में इकट्ठा हुआ, इसके भी 2-3 प्रकार के उपयोग होते हैं। एक, विभिन्न प्रकार के पौधों या जंतुओं द्वारा उपयोग किया जाना प्रोटोप्लाज्म बनाने में। दूसरा, इवापोरेशन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा फिर से इसका वातावरण में पहुंच जाना। और तीसरा, बहते हुए समुद्र में पहुंच जाना। तो समुद्र से बहुत बड़ी मात्रा में जल का वाष्पोत्सर्जन होता है, इवेपोरेशन होता है, और वो जल पुनः वातावरण या एटमॉस्फेयर में जलवाष्प के रूप में पहुंचता है। और जैसा मैंने बताया, फिर से वही वातावरण से बरसात और स्नोफॉल या ड्यू या ओस या हिमपात के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। तो इस प्रकार से जल का निरंतर चक्रण, साइकिलिंग चलती रहती है। और इसका सबसे बड़ा स्रोत समुद्र होता है। सबसे बड़ी मात्रा में वाष्पोत्सर्जन जो होता है, इवेपोरेशन होता है, वो समुद्र से होता है। और ये भी ध्यान देने की बात है कि जो समुद्र से वाष्प वातावरण में जाती है, उसका बड़ा हिस्सा, उसका कुछ हिस्सा वापस धरती पर, क्योंकि बादल वहाँ बनते हैं, वो उड़ते हुए धरती पर पहुँचते हैं और बरसात काफ़ी धरती पर भी होती है। तो इस तरह से समुद्र से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से धरती पर विभिन्न जीवों द्वारा उपयोग किया जाना, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पुनः वातावरण पहुंचाना या जल का फिर से बह करके समुद्र में पहुंच जाना, ये क्रिया निरंतर चक्रीय रूप में, साइक्लिक रूप में चलती रहती है। इस जल चक्र में अगर वर्तमान समय की बात देखें तो चक्र में तो कोई बाधा नहीं है, चक्र ये निरंतर चलता रहता है। लेकिन विभिन्न प्रकार के प्रदूषक, पोल्यूटेंट्स के द्वारा जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है वर्तमान समय में।
जल की मात्रा, कुल मात्रा में तो अंतर नहीं पड़ता है। टोटल वॉल्यूम जो है जलवाष्प और जल का वो लगभग स्थिर बना रहता है। लेकिन दो चीज़ें हैं जो इसको जो लिविंग सिस्टम्स पर प्रभाव डाल रही हैं। पहला, जल की गुणवत्ता प्रभावित हो जाना। विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के द्वारा, पोल्यूटेंट्स के द्वारा जो रेन वाटर है, बरसात का जल है, वो भी दूषित हो जाता है। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड या इस प्रकार की, या सल्फाइड, इस प्रकार की गैसों का जमाव का मिल जाना, जिससे जलवाष्प प्रदूषित हो जाता है। कई बार एसिड रेन के रूप में सामने आता है। दूसरा, जो जल पृथ्वी पर आया, झील में, नदी में, तालाब में या सॉइल में पहुंचा, उसमें विभिन्न प्रकार के कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स या रसायन मानव के उपयोग के द्वारा पहुंच जाते हैं, और वो जल जीवधारियों के लिए हानिकारक सिद्ध होने लगता है, उतना उपयोगी नहीं रह जाता। तो एक तो जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, और दूसरा, हम मानव द्वारा वनों की कटाई आदि के कारण भी प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण जो रेनफॉल है वो, उसका पैटर्न बदल रहा है। पैटर्न इस तरह से बदल रहा है कि उचित समय पर रेनफॉल ना होना, और रेनफॉल की जो लोकेशंस हैं, स्थान हैं, उनमें बड़े परिवर्तन होते रहना। तो स्थान और समय, बरसात के स्थान और समय में परिवर्तन होना, ये भी जीवधारियों के लिए जल की उपलब्धता अनियमित कर देता है, इर्रेगुलर कर देता है। जहाँ जल चाहिए वहाँ नहीं बरसात होगा, या जब चाहिए तब बरसात नहीं होगा। तो ये भी एक तरह से मानव के द्वारा जल चक्र को प्रभावित करने का प्रयास है। जल चक्र प्रभावित हो रहा है। जैसा मैंने बताया, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, कुल जल की मात्रा प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन उसकी उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता, ये दो कारक निरंतर जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, लिविंग सिस्टम्स को प्रभावित कर रहे हैं। वैसे जितना जल पृथ्वी पर है, उसका 99% समुद्र में पाया जाता है। मात्र 1% जल ही, जिसको हम फ्रेश वाटर या मीठा पानी कहते हैं, वो 1% ही है। अधिकांश जल खारे जल के रूप में समुद्र में उपलब्ध है, और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा जब वो क्लाउड बनाते हैं, तब वो खारा पानी मीठे पानी में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन में जो मिनरल्स हैं वो वातावरण में नहीं पहुंचते हैं, मात्र वाष्प ही पहुंचता है। तो ये जल चक्र की कुछ विशिष्ट बातें आपको बताई हैं। ये एक मैंने डायग्राम बनाया है, इसको आप देख लीजिएगा, और कोई भी इसमें समझ में ना आने वाली बातें हों तो बताइएगा। थैंक यू।